Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए जो आपके सेट में आपके करा रही हूँ या आपके ऑनलाइन एग्जाम के जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई थी उनके क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन पेपर मैं आपको कंप्लीट 5 क्वेश्चन पेपर मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का है जिसमें हम CDP पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। तो स्नेहा के कद में बदलाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए स्नेहाज हाइट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड नाउ हर हैंड कैन ईजिली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कबर्ड फ्रॉम विच शी कैन ओपन द कबर्ड वेरी ईजिली। स्नेहा चेंज इन हाइट इज़ कॉल्ड। तो देखिए वो आपका क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा ग्रोथ। क्या बोला जाएगा? ग्रोथ, वृद्धि। ठीक है, स्नेहा क्या कर रही है? स्नेहा की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रत्येक बच्चे के विकास की दर। तो देखिए प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता। देखिए पर्यावरण भूमिका निभाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है, बिल्कुल सही है। देखिए जो बच्चे का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो डायनेमिक भी होता है और हेरिडिटरी भी होता है। ठीक है, दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया के माध्यम से ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका। तो देखिए बच्चों के समाजीकरण में फैमिली की जो भूमिका होती है वो अनावश्यक होती है, तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए फैमिली जो होती है वो प्राइमरी होता है। ठीक है, फैमिली क्या होता है? प्राइमरी एजेंसी होती है। आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, फिर आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है। तो देखिए जब माध्यमिक स्कूल में बच्चा आता है तो क्या होता है कि जब चाइल्डहुड में जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे को नीड होती है सबसे पहले उसकी फैमिली की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है कि वो कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है, बढ़ती नहीं है, जितनी है उतनी ही रहती है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। ये इनकी जो जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उसकी आलोचना नहीं थी। ठीक है, उनका स्टेटमेंट था कि बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय होकर एक्टिवली सीखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं। ठीक है, ना कि पैसिव लर्नर। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए पियाजे के अनुसार ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पियाजे गतिविधि को देते हैं, कंडीशनिंग को देते हैं, लैंग्वेज को देते हैं या फिर रीइंफोर्समेंट को देते हैं। तो देखिए जो जीन पियाजे हैं वो किस पे फोकस करते हैं? वो करते हैं आपका एक्टिविटी पर। ठीक है, अगर लेव वाइगोत्स्की की बात यहाँ पर होती तो फिर आपका क्या ऑप्शन हो जाता? तो हो जाता आपका लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज पर फोकस किसने किया है? तो वहाँ पर किया है लेव वाइगोत्स्की जी ने। ठीक है, किसने किया है? आपका लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्न में से कौन सी युग्म का मिलान आपका सही है? तो देखिए कौन सी युग्म का मिलान जो है वो आपका सही है? तो देखिए फर्स्ट आता है आपका सेंसरी मोटर पीरियड। देखिए सेंसरी मोटर पीरियड में आपका दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कंक्रीट प्रॉब्लम्स। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में आपका लॉजिक आते ही नहीं है बच्चे के अंदर, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रिज्म। देखिए रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर नहीं आती है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड एनिमिस्टिक थिंकिंग। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो स्टेज है, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आती है वो आती है आपके सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, और जो एनिमिस्टिक है वो आती है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो बच्चे की होती है उसमें क्या आ जाती है? बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, और सारे ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? तो देखिए बच्चा क्या बोल रहा है कि जब कानून जो है वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें आपसी सहमति से क्या करना चाहिए, बदला जा सकता है, ठीक है, आपसी सहमति से। तो ये जो है वो कोल वर्ग की कौन से स्टेज में आता है? तो देखिए जो आपकी कोल वर्ग की जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उसमें क्या आते हैं आपका सोशल ओरिएंटेड स्टेज आपकी आती है उसमें, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो कौन से स्टेज में आएगा आपका? तो वो आएगा आपका पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। किसमें आएगा आपका? पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपसे पूछ रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को क्या देना चाहिए? पाठ प्रदान करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है? तो देखिए प्रगतिशील कक्षा की विशेषता आपकी क्या होती है? बच्चा निष्क्रिय रूप से, शिक्षार्थी जो है वो निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल गलत है। ज्ञान का निर्माण करता है, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या है, स्मृति के माध्यम से रट कर बच्चे को याद नहीं कराना, बाबर अनुकरण करके इमिटेट बच्चे को नहीं कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए कथन ए है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षाएं आप नहीं होती है, स्टैंडर्डाइज्ड IQ आपका नहीं होता है, ठीक है। वो प्रेडिक्ट करते हैं कि बुद्धिलब्धि इस IQ लेवल तक इतनी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर जो तर्क है आपका आर वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड आर आपके क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों में लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो देखिए जिनमें क्या आता है, रिदम, पिच और मीटर, टोन आते हैं, तो वो किस में होते हैं? वो होते हैं आपके म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। किस में होते हैं? आपके म्यूजिकल इंटेलिजेंस में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सामाजिक रचनावाद परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या होती है? देखिए सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 मिल गया है, ठीक है। देखिए रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में बाधक बनती हैं, बिल्कुल गलत है। निरर्थक होती हैं, बिल्कुल गलत है। अधिगम की प्रक्रियाओं का विरोध करती हैं, ये भी आपका गलत है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट है, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब क्या है? देखिए जो समाज की संस्कृति है वो पुरुष और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जो जेंडर है वो क्या है? एक सामाजिक रचना है। क्या है? जेंडर जो है वो एक सामाजिक रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आकलन आपका क्या होता है? असेसमेंट सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए तनाव उत्पन्न करने के लिए असेसमेंट करेंगे हम, ये तो आपका गलत हो जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। बच्चों के नामीकरण, देखिए नामीकरण और वर्गीकृत आपको नहीं करना, ये भी आपके क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। देखिए कॉम्पिटिशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में क्या मिलती है? मदद मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, देखिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा? योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, केवल पेपर, देखिए जहाँ पर केवल आया आपके वो तो आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है, पेडागोजी में। देखिए योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है आपका? वो टर्म एंडेड होता है, बिल्कुल जब आपका ईयरली एग्जाम जो आपके होते हैं, ठीक है, वो होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, जो आपका सेशन के बीच में ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? यह समावेशन व
अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्तियों जो दिव्यांग हैं उनकी ज़रूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है। या फिर देखिए, समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप से देखता है। तो देखिए, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। देखिए, केवल जहाँ पर भी होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, नेगेटिव ही आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्त देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। तो देखिए, विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्त देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे बेहतर सीखते हैं जब प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की ज़रूरतों का समायोजन होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए और आर आपके दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशील बनाने में मदद करेगा। देखिए, कौन सा उदाहरण है इनमें से जो बच्चों को क्या करेगा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी में सहायता करेगा। तो देखिए, छड़ है, छड़ी ब्रेन प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, वॉकिंग स्टिक। क्या हो जाएगा आपका, वॉकिंग स्टिक। सहायकी तकनीकी, ये पूछ रहे हैं ना कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी में से कौन सी है, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी आपकी कौन सी होगी, छड़ी। देखिए, जो आपको क्या कर रही है, आपके चलने में आपकी मदद कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल सही है। देखिए, ब्रेन प्रणाली सिर्फ जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए बनी हुई होती है। ठीक है, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है। ठीक है, लेंस जो है वो आपके विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता के लिए प्रभावी नहीं है। देखिए, नहीं है आपसे पूछ रहे हैं कौन सी नहीं है। कक्षा में क्रम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट, देखिए नहीं आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पृथक्करण लेबलिंग आपको यहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ही आपसे पूछा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। देखिए, रचनात्मकता क्या होती है, तो देखिए रचनात्मकता आपकी क्या होती है, कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, या फिर सारी सोच करने की क्षमता। तो देखिए, यहाँ भी आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो क्या हो, मौलिक हो, नोवल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत मौके देने चाहिए। बिल्कुल सही है। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ए और आर आपके दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक की। ठीक है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। देखिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन्वॉल्व्स वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, पारंपरिक व्याख्या विधियां, या फिर वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र होती हैं। तो देखिए, पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र निष्कर्ष निकालेंगे, या फिर पारंपरिक व्याख्याएं विधियाँ, ये भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हों। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम, देखिए जो अधिगम है वो क्या होता है, सक्रिय होता है, जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता। निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय तो होगी नहीं। ठीक है, ये तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। ठीक है, जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। ये ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्रम होना चाहिए। देखिए, बच्चों से नई अवधारणाओं को परिचित करवाने का जो क्रम है वो कैसा आपका होना चाहिए, तो देखिए वो होना चाहिए आपका सरल से जटिल,
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए समकालीन शिक्षा की नीतियाँ, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना कैसा होना चाहिए। तो देखिए जो सीखना है, क्या वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, रिकॉल बेस्ड होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए आपका एक्सपेरिमेंशियल आपका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा आपका अनुभवात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। तो देखिए कौन सी जो है वो सबसे क्या है, प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। ठीक है, तो देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए फंक्शनल फिक्सनेस तो आपका बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर एल्गोरिथम्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए जहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन देखिए फर्स्ट और थर्ड आपका होना चाहिए। फर्स्ट एनालॉजिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर, और कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग भी आपकी नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी यूज़फुल होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, 1 और 4 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज में नहीं इफेक्टिव होती। कौन सी होती है आपकी, अपसारी चिंतन। कौन सा होता है आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 1 और 4 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कक्षा में मौलिक रूप से खोज और चिंतन को बढ़ावा देना। तो देखिए इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग इन द क्लासरूम। तो देखिए बच्चों को प्रभावी समस्या समाधान कर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध पैदा, देखिए अवरोध पैदा नहीं करता है। नकारात्मक प्रभाव डालता है, ये भी आपका गलत है। समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए महारत उन्मुख शिक्षार्थी की क्या विशेषता है। देखिए जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो देखिए विफलता का डर, कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय। देखिए उच्च भय तो इनमें होता ही नहीं है, ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब इनमें से हमें देखना है, देखिए क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण नहीं होता, जबकि क्षमता का क्या होता है, वार्षिक दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो देखिए शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए पुरस्कार देकर, सजा देकर, देखिए पुरस्कार नहीं देना, सजा नहीं देना, निष्क्रिय अनुकरण नहीं करवाना, सीखने की खुशी पैदा करके। ठीक है, सीखने की खुशी पैदा करके। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है, या फिर पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जब शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए तो वो क्या होता है आपका, वृद्धिशील है। क्षमता क्या है, वृद्धिशील है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।